नमस्कार दोस्तों, जय श्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। जो आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, इससे पहले वीडियो हमने पढ़ा था सेल और बैटरी के बारे में चर्चा की थी और उनके आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और कुछ रासायनिक तुल्यांक वगैरह जो भी था उसने हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, रासायनिक सेल के बारे में हम करेंगे चर्चा। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक सेल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से रासायनिक प्रकार दो प्रकार के हैं, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी सेल कितने प्रकार के होते हैं और सेकेंडरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं, हम रासायनिक सेल की बात करते हैं। तो रासायनिक सेल होता क्या है कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो रासायनिक सेल की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो रासायनिक सेल होता क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया बोलूं, रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल, यानी कि मैं कहूं इसको ईएमएफ, किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाने वाला सेल रासायनिक सेल कहलाता है। रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रासायनिक सेल किसे कहते हैं। किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न किया जाने वाला सेल रासायनिक सेल कहलाता है। तो हम बात करते हैं कि रासायनिक सेल मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक सेल मुख्यतः निम्न दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, कि जैसे हमने पढ़ा था कि एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल जिसको हम बोलते हैं, या प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल जिसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, और सेकंड हमारे पास है द्वितीयक सेल। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि रासायनिक सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इससे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को पढ़ने से पहले इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों का क्या करेंगे, हम अंतर जानेंगे कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में दोनों में क्या अंतर है। तो हम टॉपिक डालते हैं क्या, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब इस अंतर को क्या करेंगे, जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पे डाला हमने प्राथमिक सेल और इधर डाल लिया मैंने द्वितीयक सेल। तो इस प्राथमिक और द्वितीयक सेल दोनों में क्या अंतर होता है, इन अंतर को क्या करेंगे, हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर अंतर की बात करूं तो प्राथमिक सेल के अंदर जो प्राइमरी सेल होता है, ये क्या होता है, यह सेल पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी सेल होता है उनको एक बार चार्ज, यानी कि जो आगे जो चार्ज होता है रासायनिक के ऊर्जा को स्टोरेज करने के बाद में वो विद्युत वाहक बल में क्या करता है, विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। तो एक बार ही उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसको दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। वो हमारे पास कौन सा होता है, प्राथमिक सेल होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करता हूं द्वितीयक सेल की। यह सेल
पुनः चार्ज किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है। जैसे अपने पास बैटरी होती है, उस बैटरी में जैसे मानना कि एक बार उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में क्या करता है, संग्रहित करने के बाद में उसको दोबारा से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्जेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डिस हो जाने के बाद में उसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, उसको दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा होता है हमारे पास, यह है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय होते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन चार्जेबल। क्या बोलते हैं इसको, नॉन चार्जेबल। और इसी में हमारे पास द्वितीयक सेल में होता है कि यह उत्क्रमणीय। ठीक है, उत्क्रमणीय यानी कि रिचार्जेबल, रिचार्जेबल होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से तीसरा अंतर होता है, यह सेल सस्ते होते हैं। जो प्राइमरी सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी सेल होता है, यह है महंगे होते हैं, महंगे होते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट चौथा अंतर है, यह है इसका विद्युत वाहक बल कम होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, कम होता है। और इसी प्रकार से हम द्वितीयक सेल की बात करते हैं तो इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। जैसे माना कि हमारे पास प्राइमरी सेल होता है, इस प्राइमरी सेल का अगर विद्युत वाहक बल की मैं बात करूं तो कितना होता है कि 1.08 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेल की, अगर बात करें वोल्टेज की, तो 1.08 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक यानी कि 1.5 वोल्ट तक इसका यूज किया जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर मैं सेकेंडरी सेल की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, 1.2 वोल्ट से 1.2 वोल्ट से 2.2 वोल्ट तक। ठीक है, जैसे 1.2 वोल्ट से 2.2 वोल्ट तक क्या होता है, सेकेंडरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है कि प्राइमरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट में सेकेंडरी सेल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करें 4-5 अंतर हमने कर लिया, तो इसके अगर अब अंतर की अगर मैं बात करूं तो और क्या हो सकता है, इसके अंदर विद्युत वाहक बल हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया, और इसको पुनः चार्जेबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो मोस्ट ज़्यादा कर हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो अंतर है वो हमारे पास मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेलों में अंतर तो हो गया। अब हम प्राइमरी सेल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं प्राइमरी सेल की या प्राथमिक सेल की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेल की अगर बात करें तो प्राइमरी सेल होता क्या है, हमने अंतर उसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसकी जो ट्रिक वगैरह याद रखने की थोड़ी सी याद कैसे करते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्राथमिक सेल, किसी रासायनिक क्रिया द्वारा, क्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि हमने तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि प्राथमिक सेल होता क्या है, कि वो क्या होता है, एक बार उसको रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, वो हमारे पास प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल मुख्यतः
कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक सेल को याद करने का एक तरीका है हमारे पास, एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे अपने पास 7-8 प्रकार के होते हैं तो याद नहीं रह पाता है, इस वजह से हमने एक ट्रिक तैयार की है। वो ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक हमारे पास है वो डैनी ठीक है दोस्तों। जो हमारे पास ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? वो डैनी लेसू मरासा। तो अब ये हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 या 7 प्रकार के हो गए, सेल हो गए। तो ठीक है, अब इस सेलों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे वो का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि वोल्टाइक सेल होता है, वोल्टाइक, ठीक है। इसी प्रकार से डेनी से क्या होता है? डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल। और ले का मतलब क्या होता है? लेक्लांसी सेल, लेक्लांची होता है, लेक्लांसी नहीं होता है, लेक्लांची होता है दोस्तों, ठीक है। सु का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल, ठीक है। मरा का मतलब क्या है? मरकरी सेल है, मरकरी सेल है, ठीक है दोस्तों। और सा का मतलब क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ट्रिक है, वो ट्रिक के द्वारा हमने जो सेल, प्राथमिक सेल के प्रकार थे, हमने क्या कर लिए? पढ़ लिए, ठीक है। तो अब जो वोल्टाइक सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लांसी, शुष्क, मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक सेल को उठा के उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले वोल्टाइक सेल की। हम बात करते हैं पहले, एक नंबर डाल के लिखा हमने वोल्टाइक, वोल्टाइक सेल, ठीक है दोस्तों। तो वोल्टाइक सेल को हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। सन 1800 ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इस सेल का प्रयोग किया गया था, ठीक है भाई। एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक, अगर सन की बात करें, क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्टाइक सेल का जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कौन से सन में इस वोल्टाइक सेल को प्रतिपादित किया था, कि वो 1800 ईस्वी के अंदर क्या किया, उसको प्रतिपादित किया था। तो इसी प्रकार से मैं बात करता हूं कि इसी प्रकार से इस सेल का नाम, इस सेल का नाम वोल्टाइक सेल लिया गया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमारे पास जैसा वैज्ञानिक वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पे हमने क्या रखा गया है, इसको वोल्टाइक सेल रखा गया है। तो मैं बात करता हूं आगे की ओर इसको। तो जैसे इसका मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं कि वोल्टाइक सेल के अंदर क्या क्या है। चेतन जी वीडियो रोकोगे? ठीक है दोस्तों, जैसे वोल्टाइक सेल के आपके बारे में पता है कि किस प्रकार से इसका नाम पड़ा है। हमने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कि कैथोड की छड़ है जो हमारे पास, और ये हमारे पास कैथोड की छड़ है। जो हमारे पास जो पात्र बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है? कांच के जार का बना हुआ होता है। इस पात्र के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है? वो हमारे पास H2SO4 भरा हुआ होता है। इस H2SO4 के अंदर जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करवाने के बाद में इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कुछ आयनों में विभक्त होता है, तो आपको पता होगा कि कैसे क्रिया करता है। तो उस प्रकार से हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने समझाया। तो हमने इसको देखते हैं कि एनोड की जो छड़ होती है, एनोड की छड़
छड़ हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा गया है कि एनोड की छड़ किसकी बनी हुई होती है। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की बनी हुई होती है। और हमारे पास इसको हम धनात्मक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, जो धनात्मक टर्मिनल होता है या इलेक्ट्रोड होता है वो हमारे पास किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। और जो कैथोड की जो छड़ होती है, कैथोड की छड़ ये हमेशा किसकी बनी हुई होती है, जिंक की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, जस्ते की बनी हुई होती है, जस्ते की। ठीक है, जो हमारे पास कौन सा टर्मिनल होता है, ऋणात्मक टर्मिनल होता है। ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर इसकी मैं ईएमएफ की बात करूं तो इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, तो जैसे माना कि इसका जो विद्युत वाहक बल से क्वेश्चन बन सकता है, एनोड की छड़ किसकी बनी हुई होती है, कैथोड की छड़ किसकी बनी हुई होती है, और इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसके अंदर यानी कि वोल्टाइक सेल के अंदर, वोल्टाइक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आप गट्टे की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ होता है, भरा हुआ होता है H2SO4 का भरा हुआ होता है। ठीक है, H2SO4 का भरा हुआ होता है। क्वेश्चन हमारे पास कितने निकल के आ गए, यहां से निकल गया कि इसकी इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा हुआ होता है, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, और इसकी कैथोड की छड़ किस धातु की बनी होती है, एनोड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये पूछे कि वोल्टाइक सेल किसका बना होता है, कांच के जार का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इस वीडियो को लेके इसी को आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, अब इसी के जैसे हमारे पास वोल्टाइक सेल है, इस वोल्टाइक सेल को हमने यूज करने के बाद में अब इसके अंदर कुछ दोष भी विद्यमान होते हैं, वो दोषों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर दो दोष पाए जाते हैं, वो हमारे पास होते हैं, एक तो लोकल एक्शन होता है, एक होता है पोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं स्थानीय क्रिया दोष, और एक होता है ध्रुवच्छादन दोष होता है। उन दोनों सेलों के बारे में, दोनों दोषों के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं वोल्टाइक सेल के दोषों की बात करते हैं। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः निम्न 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास स्थानीय क्रिया दोष, और दूसरा होता है हमारे पास ध्रुवच्छादन दोष। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले स्थानीय क्रिया दोष या लोकल एक्शन को बात करें। तो लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया की बात करें, स्थानीय क्रिया दोष। ठीक है, तो स्थानीय क्रिया दोष होता क्या है कि जैसे आपने डायग्राम देखा होगा कि इस डायग्राम में क्या होता है कि जैसे माना कि इस जो हमारे पास कैथोड की छड़ होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, एनोड की छड़ होती है। अब जैसे ही रासायनिक क्रिया के द्वारा जो हमारे पास क्रिया संपन्न की जाती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें क्या होता है, जो कैथोड की छड़ के ऊपर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, बुलबुले की छोटे छोटे सेलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, सेल इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेल हैं वो क्या करते हैं कि इस विद्युत धारा को आउटपुट के रूप में प्रदान नहीं करने देते हैं। तो जैसे माना कि इसका जो अगर विद्युत वाहक बल की मैं बात करूं तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। और जैसे विद्युत वाहक बल कम होता है, इसी कारण से क्या होगा, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास वो विद्युत वाहक बल यानी कि कम होता है, इसी कारण से आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस अधिक होने के कारण से हमारे पास विद्युत वाहक बल का वोल्टेज का मान क्या है, कम होता है। और किस कारण से होता है, जो हमारे कैथोड की छड़ के ऊपर क्या हो जाता है, छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है। तो जैसे माना कि इस छोटे छोटे सेल इकट्ठे हो जाते हैं, तो छोटे छोटे सेलों को दूर कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे
कोई ना कोई तो उपाय तो होगा ना उसका। सपोज करो कि जैसे कोई भीड़ में चल रहे हो, किसी भीड़ में मोटरसाइकिल को धीरे धीरे चला रहे हो और किसी के भिड़ गई हो, तो भिड़ जाने के बाद में क्या होता है, माहौल सा ऐसा बन जाता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वो भीड़ हमारे पास छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे सेल है। तो इन भीड़ में कोई ना कोई एक आदमी समझदार तो मिलेगा ना आपको, तो वो समझदार निकाल के लाते हैं हम। एक क्या होता है, कैथोड की छड़ के ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो कैथोड की छड़ के ऊपर, कैथोड की छड़ के ऊपर जस्ते की छड़, जस्ते का परत, ठीक है, किसकी, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कैथोड की छड़ के ऊपर जस्ते की या पारे की परत, सॉरी, ठीक है, पारे की परत चढ़ा दी जाती है। तो ये पारे की परत, कैथोड की छड़ के ऊपर पारे की परत चढ़ाने को ही क्या कहा जाता है कि अमलगमेशन कहा जाता है, अमलगमेशन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों कि जैसे कैथोड की छड़ के ऊपर जो पारे की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, अमलगमेशन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, उपाय है। अगर मैं इसकी बात करूं उपाय की, तो उपाय क्वेश्चन आ सकता है कि कैथोड की छड़ के ऊपर छोटे छोटे सेलों का निर्माण होता है। उस छोटे छोटे सेलों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि इस कैथोड की छड़ के ऊपर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। उस पारे की परत को चढ़ाना ही हम क्या कहा जाता है, उसको अमलगमेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दोष हमारे पास है दुर्वच साधन दोष। दूसरा हमारे पास है दुर्वच साधन दोष। दुर्वच साधन दोष क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये सेल है, ठीक है, जैसे हमारे पास जो रासायनिक क्रिया की जाती है, इस रासायनिक क्रिया के द्वारा जैसे विद्युत धारा आउटपुट के रूप में हमारे को मिलता है। तो जैसे ही आता है कि एनोड की छड़ के ऊपर कॉपर की जो छड़ है, यानी कि हम इसको एनोड बोला जाता है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, गैस के जो बुलबुले हैं, ठीक है, जो गैस के बुलबुले ये हमारे पास हैं, ये गैस के बुलबुले क्या हो जाते हैं, उभरने लग जाते हैं। ये उभरना ही हमारे पास, जैसे हम गैस के जो बुलबुले होते हैं जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन के जो बुलबुले जो बाहर निकलते हैं वो हमारे पास दोष कौन सा हो जाता है, दुर्वच साधन दोष होता है, जिसको हम कहते हैं कि एनोड की छड़ पर, एनोड की छड़ पर, एनोड की छड़ पर हाइड्रोजन के या गैस के बुलबुले, जैसे बात करें के बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक दुर्वच साधन दोष हो जाता है। अब जैसे माना कि दुर्वच साधन दोष तो हमारे पास उत्पन्न हो गया, जो गैस के जो बुलबुले बाहर निकल रहे हैं, अब इस गैस के बुलबुलों को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। यानी कि इसका उपाय की अगर मैं बात करूं तो इसके उपाय क्या होगा कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं उस बुलबुलों को दूर किया जाता है। कैसे कि जैसे हमारे पास एक विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में, तो हमारे पास जो क्रिया किससे दूर किया जा सकता है कि MnO2, यानी कि मोनोऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ किया जाता है कि एक हमारे पास सरेंद्र पात्र होता है, इस पात्र के अंदर MnO2 का घोल भरा जाता है या विद्रोह जिसको हम बोलते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस गैस के बुलबुलों को क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आज हमने पढ़ा है कि वोल्टाइक सेल और इसे दोनों में प्राथमिक और सेकेंडरी में। कल हम डैनियल सेल और जो बाकी सेल बच रहे हैं उन सेलों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखो भी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं करोगे और हमारे पास जो जैसे भी जो वीडियो आते हैं, जैसे कोई भी वैकेंसी के हो, ठीक है, तो जैसे फॉर्म भरना, अपलोड करना, जो भी हमारे पास जो जानकारी होती है वो हम आपके पास तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।